नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद होगा, 2019 में भी जब आए थे तो उन्होंने संविधान की प्रति को माथा झुकाया था। मुझे हमेशा इसको देख के नाथूराम गोडसे की याद आ जाती है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारने के पहले उनके आगे हाथ जोड़ा था और माथा झुकाया था। अब इंदिरा गांधी पे क्या इल्जाम है? आपातकाल उनका हमारी आलोचना ये है कि भाई जो लोग डेमोक्रेसी के फेवर में थे, जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, उन्हीं के खिलाफ इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया। तो मोदी साहब श्रीनगर में क्या कर रहे हैं? एक शख्स जो बार एसोसिएशन का चुनाव होल्ड करना चाह रहे हैं, आपने उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको बंद कर दिया। आप इस टेक्स्ट को ये अहमियत देना चाहते हैं, इसका मतलब कि आपका एजेंडा कास्टिस्ट जातिवाद एजेंडा है और दलितों को कुचलने का एजेंडा है, औरतों को कुचलने का एजेंडा है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। चुनाव के बाद ये मेरी पहला सेशन होगा अपूर्व आनंद के साथ। इससे पहले हम आपसे एक इरेगुलर बेसिस पे अलग अलग टॉपिक्स को लेके आपके सामने हमेशा आए हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद ये हमारी पहली बैठक होगी और अपूर्व बहुत सारे दर्शकों के सुझाव आते रहते हैं। वायर के जो नाजरीन हैं, वो ख़ास तौर पे पार्लियामेंट का जो सेशन अभी तक जो रहा, उसके बाद जो इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए वर्सेस मोदी, ये जो चल रहा है, एक ओर पे कांग्रेस पार्टी और जो मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ संविधान को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरी ओर पे अब ये संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है और इन डायरेक्ट पॉलिटिक्स से ज़रा हट के, लेकिन हालांकि ये जुड़ा हुआ है, संविधान के सवाल से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में एक हल्का सा छोटा सा कंट्रोवर्सी रहा मनुस्मृति को लेके, और क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के तौर तरीकों से वाकिफ़ हैं, तो हमने सोचा कि शायद इसी से हम शुरू करेंगे, मनुस्मृति के सवाल से, और फिर उसका विस्तार से ये संविधान के सवालों से और सियासत के सवालों से कैसे जुड़ता है। तो अखबारों में तो ये आया कि एक प्रस्ताव रखा गया शायद लॉ फैकल्टी की ओर से कि मनुस्मृति के, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माफ़ कीजिएगा, कि मनुस्मृति का एक कोर्स होना चाहिए या मनुस्मृति के बारे में, मतलब मनुस्मृति को एक एज अ टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाए, और इस पे क्लैरिटी नहीं थी कि किस हैसियत से जो है मनुस्मृति को आगे बढ़ाया जाएगा एज पार्ट ऑफ द लॉ डिग्री। और इसकी प्रतिक्रिया में ज़ाहिर है मनुस्मृति एक ऐसा दस्तावेज़ है, एक ऐसा ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी आपत्तिजनक बातें हैं। उसमें कास्टिज़्म है, उसमें महिलाओं के खिलाफ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं चाहते कि उन चीज़ों का प्रचार हो या कहीं न कहीं मनुस्मृति को एक मॉडल बनाया जाए। हालाँकि एक तबका है राजस्थान हाई कोर्ट में मनु का मुजस्समा वहाँ पे बना हुआ है, इस पे भी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि भई एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के हाई कोर्ट में उनका वहाँ पे रहना उचित नहीं है। लेकिन लॉ फैकल्टी ने इस प्रस्ताव को प्रपोज़ किया। इस पे कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई इस पे कि भई ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर अचानक पता चला कि ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, और बल्कि वाइस चांसलर ने स्वयं कहा कि हम इसको हटा रहे हैं। और मैंने रेडियो पे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी हमने बयान सुना, जहाँ पे वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई भी टेक्स्ट जो जिसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हों, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो विवाद है, इसका ओरिजिन क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ा, इसको आप मतलब किस नज़र से आप इसको देखते हैं? शुक्रिया सिद्धार्थ। ये जो मनुस्मृति और दिल्ली विश्वविद्यालय में, खासकर विधि संकाय में, कानून के विभाग में मनुस्मृति को पढ़ाए जाने को लेकर विवाद जो बाहर उठा, उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि मुझे जो मालूम हुआ, और अभी भी सारे ब्यौरे नहीं मालूम हैं, वो ये है कि मनुस्मृति को एक पाठ्यक्रम के एक हिस्से में पाठ सूची में रखा गया था, यानी पढ़ने के लिए एक रीडिंग एज अ रिसोर्स टेक्स्ट, एज अ टेक्स्ट रखा गया था। और उसे लेकर विवाद हुआ कि मनुस्मृति
एक ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसा पाठ है जिसको रखा ही नहीं जा सकता है। और उस विवाद के फ़ौरन बाद केंद्रीय मंत्री या संघीय सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की है और उन्होंने बतलाया है कि नहीं, नहीं, ये पाठ नहीं लिया जाएगा। यह मामला इतना असाधारण था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक वीडियो बयान दिया, जो बहुत ही असाधारण बात है। और उस वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इमरजेंसी पावर्स, और उनका इस्तेमाल करके इस पाठ को एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव के रूप में जाने से रोक दिया है। अब इसके कुछ पहलू हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, सारे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हम लोग जो विश्वविद्यालय में हैं, हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, और पाठ्यक्रम जब हम बनाते हैं मतलब तो ये सिलेबस, एक सिलेबस हम हाँ, बनाते हैं। 3 शब्द हैं, करिकुलम है, सिलेबस है अच्छा, और टेक्स्ट बुक है। जी, तो हम सिलेबस बनाते हैं, और सिलेबस कैसे ट्रांज़ैक्ट किया जाएगा, कैसे पहुँचाया जाएगा, तो उसके लिए आप अलग-अलग पार्ट लेते हैं। आप फ़िल्म भी ले सकते हैं, आप कोई किताब ले सकते हैं, आप कोई लेख ले सकते हैं, और फिर लेकिन वह कैसे पढ़ाया जाएगा, उस पर पूरी क्लास कैसे होगी या कोर्स कैसे चलेगा, वह एक अलग मसला है। तो वह एक टेक्स्ट के रूप में प्रस्तावित था, और इसमें मुझे कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं लगती है कि अगर वह टेक्स्ट के रूप में प्रस्तावित है। प्रश्न ये है कि क्या उसे आलोचनात्मक ढंग से पढ़ाया जाएगा? जी, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ जो पढ़ाई जाए, उसको उसका आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। मसलन हिंद स्वराज अगर प्रस्तावित हो गांधी का, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि गांधीवाद का प्रचार करना है। या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर प्रस्तावित हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिज्म का प्रचार करेंगे, बल्कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को आप उसके संदर्भ में क्रिटिकली आप एनालाइज़ करें। क्रिटिकली आप हाँ, एनालाइज़ करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या उद्देश्य यह था? हमें जो मालूम हुआ उद्देश्य यह नहीं था। जो विधि विभाग के संकाय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान पद्धतियाँ बतलाई गई हैं, उन भारतीय ज्ञान पद्धतियों के अंतर्गत इसको लिया गया था। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक भारतीय ज्ञान पद्धति के प्रतिनिधि के रूप में मनुस्मृति को रखा। अब प्रश्न ये है कि भारतीय की परिभाषा क्या है? और क्या इसी एक टेक्स्ट को रखा या और टेक्स्ट को रखा था? वो बात अभी तक सामने नहीं आई है। और क्या इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसका क्या अर्थ था, और मनु को क्यों पहला कानून निर्माता कहा जाता है, कौन लोग कहते हैं, और बाद में उसे कैसे चुनौती दी गई? तो क्या आप पूरी यात्रा बतलाने वाले हैं, या आप ये बतलाने वाले हैं कि यही भारतीय तरीका है? 2 प्रश्न हैं। हमारी चिंता यह है कि इसमें जिस तरह शिक्षा मंत्री ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद कुलपति ने अपने आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल किया, यह बिल्कुल गलत है। कायदे से अकादमिक परिषद में इस पर बहस होनी चाहिए थी, और ये पहलू जो आप उठा रहे हैं, जी हाँ, इस पे चर्चा होती, इस पर डिबेट चर्चा होता। होनी चाहिए और थी। क्या लोग हैं उस परिषद में जो इस सवाल को उठा पाते? लोग या हैं, ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो हाँ में लाएंगे? अब यह भी एक प्रश्न है जिस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये समझ में आए कि हमारे विश्वविद्यालय कैसे चलते हैं। आपको याद होगा, एक बहुत मशहूर मामला हुआ था, या कुख्यात 2011 में, वह था ए.के. रामानुजन का लेख 300 रामायण, 300 रामायणास। 300 रामायणास भी इसी तरह एक टेक्स्ट के रूप में प्रस्तावित था। वह कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं था, वह सिर्फ एक रीडिंग रिसोर्स था, उसके रूप में प्रस्तावित था। उस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हंगामा किया। उसने ईंट पत्थर फेंके, इतिहास विभाग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन पर हमला किया, और उसके बाद एक मुकदमा भी कर दिया गया, पहले उच्च न्यायालय में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को कहा कि आप एक समिति बनाइए विशेषज्ञों की, जो इस लेख की जांच करे कि यह पढ़ाए जाने योग्य है या नहीं। अब आप देखिए, वह सिर्फ एक लेख था, जो कई रीडिंग्स में से एक रीडिंग था, लेकिन उसको मसला बनाया गया, उस पर हंगामा किया गया, और फिर जो विशेषज्ञों की समिति बनी, उसने लेख को पढ़ा और प्रस्ताव दिया कि लेख बिल्कुल ठीक है और इसको पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन जो तत्कालीन कुलपति थे, उन्होंने कहा कि अब यह बेवजह हंगामा हो रहा है, हम लोग इस झंझट में क्यों पड़ते हैं, इस लेख को हटा दिया जाए। कौन थे ये साहब? उस वक्त प्रोफेसर दिनेश सिंह थे जी, कुलपति। मैथमेटिशियन। हाँ, तो दिनेश सिंह जी ने कहा कि बहुत सी चीज़ें पढ़ने को हैं,
अब हम इस झंझट में क्यों पड़ते हैं, और उन्होंने हटा दिया। तो जो जिम्मेवारी अकादमिक परिषद को लेनी चाहिए थी वो उसने ली नहीं। यानी पाठ पढ़ाए जाने योग्य है, लेकिन झंझट के डर से आपने उसको हटा दिया। तो उस समय सिर्फ 9 लोगों ने विरोध में मत दिए थे। ये मैं इसलिए बतला रहा हूं कि हमारे अकादमिक परिषद की हालत क्या है। वो ज्यादातर भरी रहती है अध्यक्षों से और डीन से, जो नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं। वो ये समझते हैं कि कुलपति जो कह रहा है उसको मानना ही उनका कर्तव्य है। यानी उनका जो अकादमिक दायित्व है, जिसके कारण वो वहां पर है, जी। अध्यक्ष अगर अध्यक्ष है तो वह पूरे विभाग को का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्या उसने विभाग में बात की, क्या उसकी राय को व्यक्त कर रहा है? ये सारे सवाल हैं जो हमको उठाने चाहिए। उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की उठाने की, नहीं उठाने दिया गया, और आज फिर झंझट से बचने के लिए इसको हटा दिया गया है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई भी जो विवादास्पद हो उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो विवादास्पद तो सब कुछ ही है। हिंद स्वराज विवादास्पद है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विवादास्पद है, आप अगर राइट्स ऑफ द मैन पढ़ाएंगे वो विवादास्पद है। कौन सा टेक्स्ट है जो विवादास्पद नहीं है? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विवादास्पद कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा? फिर कुलपति ने कहा कि अगर किसी तबके को चोट लगती है किसी चीज से तो हम नहीं पढ़ाएंगे। इस मामले में वो बहुत स्पष्ट था कि चूंकि दलितों का बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ था, और दलित एक बहुत ताकतवर राजनीतिक तबका है, भारतीय जनता पार्टी जिनको नाराज नहीं कर सकता है। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि कोई एक ऐसा टेक्स्ट होता जिससे ईसाइयों को चोट लगती या किसी और को, तो क्या उस पर यही प्रतिक्रिया होती शिक्षा मंत्री की या किसी की? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मसला किसी तबके को चोट लगने नहीं लगने का नहीं है, मसला विवाद होने नहीं होने का नहीं है। आपने चुना है तो फैकल्टी को पूरी इजाजत मिलनी चाहिए थी कि वो जस्टिफाई करे कि और क्यों उस पर उसने डिबेट हो, और उस पर और डिबेट हो, इसके पेडागोजी का एक विश्लेषण हो, इस पे चर्चा हो चर्चा हो। कि पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी, तो जी। ये एक मौका था जिस मौके को गंवा दिया गया, क्योंकि फिर कुलपति भी घबरा गए और बाकी लोग भी घबरा गए, और हम एक महत्वपूर्ण अकादमिक बहस नहीं कर सके। लेकिन प्रस्ताव जो है ये शायद उसी तबके उसी उसी पॉलिटिकल ट्रेंड से निकला है जो मनुस्मृति को मानता है, और जो एक तरह से अपने आप को बहुत भारतीय और इंडियनाइजेशन ऑफ करिकुलम के पक्ष में है। उनको नहीं पता था कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। उनको पता है, जी। लेकिन वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसका बार बार जिसकी दुहाई दी जाती है, उसमें भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बार बार चर्चा है। और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में वो प्राचीन एक शब्द जोड़ते हैं कि प्राचीन, यानी उसका एक शर्त यह है कि उसको प्राचीन होना चाहिए। फिर प्राचीन का क्या मतलब है? तो वो प्राचीन को वैदिक से जोड़ देते हैं, और वही प्राचीन क्वालिफाई कर सकता है जिस प्राचीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठप्पा लगाता है कि यह असली प्राचीन है। जैसे आप दिल्ली में जगह जगह पर देखते हैं प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, वो 40 साल पहले बना हुआ है, लेकिन उस पर लिखा रहता है प्राचीन शिव मंदिर। तो प्राचीनता होना और भारतीयता होना, और वह भारतीयता जो सर्टिफाई की हुई हो, प्रमाणित की हुई हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो इसलिए मनुस्मृति को वो कहते हैं यह भारतीय कानून की पद्धति थी। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत में तो बौद्ध, जैन, सिर्फ बौद्ध जैन नहीं, इस्लामी, और जब अगर आप इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम का ज्यूरिस्प्रूडेंस काफी डेवलप्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और भारतवर्ष और में हिंदुस्तान में चीजें लिखी गई हैं, और हिंदुस्तान में चीजें लिखी गई हैं। तो आप जब इंडियन कहते हैं तो क्या आप इंडियन में उनको भी लाने की कोशिश करते हैं? अगर आप सिर्फ धार्मिक स्रोतों को ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसमें कोई ऐतराज नहीं है, जरूर छात्रों को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कह रहे हैं या भारतीयता के प्रतिनिधि के रूप में उसको पेश कर रहे हैं? और जैसा आपने कहा कि यह इनकी कोशिश शुरू से है कि मनुस्मृति को केंद्रीय ग्रंथ के रूप में सामने रखा जाए। तो प्रश्न ये नहीं है कि उसको पढ़ा जाएगा कि नहीं,
प्रश्न ये है कि उसको मान लिया जाए कि वो केंद्रीय भारतीय ग्रंथ है हम्म। और सारे लोग उसकी पूजा करें। और इससे साफ जाहिर ये भी होता है कि सियासी दावे उनके कुछ भी हों, कि हम सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं, हम कास्टिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन जब आप इस टेक्स्ट को ये अहमियत देना चाहते हैं, इसका मतलब कि आपका एजेंडा कास्टिस्ट जातिवाद एजेंडा है, और दलितों को कुचलने का एजेंडा है, बिल्कुल। औरतों को कुचलने का एजेंडा है। बिल्कुल, क्योंकि आप सैद्धांतिक रूप से उस चीज़ को स्थापित करना चाह रहे हैं जी। और मनुस्मृति को लेकर आशंका होना दलितों में बहुत स्वाभाविक था। औरतों की तरफ से विरोध नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। वह आशंका इसलिए कि 1949, 1947, 48, 49 के समय की जब आर्काइव आप देखेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्रों को देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वे संविधान का विरोध कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि मनुस्मृति को भारत का संविधान होना चाहिए। तो मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाने की इच्छा बहुत पुरानी है, दबी हुई है और इसलिए वे चाह रहे थे कि 400 की संख्या आ जाए लोकसभा में, जी। जिससे संविधान को उस रास्ते पर ले जाया जा सके जो मनुस्मृति का रास्ता होगा। जी। तो जाहिर है कि समाज के एक बड़े तबके में इसको लेकर आशंका बनी हुई है कि यह संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह मनुस्मृति को रखने का प्रयास कर रहे हैं और उसके तरीके ये हैं कि आप अलग अलग जगह मनुस्मृति को प्रधानता दें, विश्वविद्यालय में दें, दूसरी जगह दें। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने मनु की मूर्ति कब बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बनी और अब तक हटाई नहीं जा सकी है, जो बहुत दिलचस्प बात है कि मनु जो प्रतिनिधि है एक तरह से औरतों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, उसकी मूर्ति लगी हुई है उच्च न्यायालय के सामने और उसको हटाए। तो ताकत इतनी ज्यादा है इस ब्राह्मणवादी विचारधारा की। जी। चुनाव में इस बात को लेके अब भारतीय जनता पार्टी वाले खुद कबूल करते हैं कि ये संविधान में फेरबदल लाने की जो बात, संशोधन, इससे काफी इलेक्टोरल नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। पार्लियामेंट के सेशन में शुरुआती जो है इंडिया अलायंस के जो मेंबरान पार्लियामेंट है, उन्होंने संविधान को एक निशान, मतलब एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने दिखाया, और संविधान जय, अलग अलग इनके बताने के तरीके ये थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, एनडीए सरकार संविधान के खिलाफ है। इसको शायद काउंटर करने के लिए अब मोदी सरकार ने बाकायदा होम मिनिस्ट्री के हवाले से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, जहां पे ये बताया गया कि 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में माना जाएगा, कमेमोरेट किया जाएगा। और इस पे जाहिर है कि ऑपोजिशन वालों की आपत्ति आई है। इस संविधान हत्या दिवस की घोषणा को आप किस नजर से देखते हैं? अगर आपने लोकसभा का ठीक ही जिक्र किया और लोकसभा में संविधान एक तरह से बिहार में हम जैसे कहते हैं चिढ़ौना, कि संविधान को देखते ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ जाते थे। जैसे गांव में, और पहले कुछ ऐसा होता था कि आप, कोई बूढ़ा है या कोई है जिसको अगर आप राधे श्याम कहें तो वो चिढ़ जाएगा। अच्छा। तो इस तरह का कि आप चिढ़ाना है तो आप उसको राधे श्याम बोलिए, वो चिढ़ जाएगा, पत्थर लेके मारने दौड़ेगा, कुछ ये करेगा। तो उस एक दिन में हालत ये हो गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष संविधान का नाम सुन के ही चिढ़ गए जी। तो यानी वो चिढ़ौना हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसका उत्तर देने की कोशिश की और वह उत्तर है संविधान। बहुत देर से उनको सूझा, क्योंकि 25 जून तो गुजर चुका है। बेहतर होता कि बार बार कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं ये लोग और बहुत तेज सोचते हैं, जबकि विपक्षी दल बहुत देर से सोचते हैं। लेकिन ये सोचते सोचते जुलाई आ गया और अब उन्होंने कहा कि ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो अब तो मतलब इतनी अकल नहीं थी कि 25 जून को आप किसको उसी दिन घोषित कर देते कि संविधान हत्या दिवस होगा। तो क्योंकि उन जानबूझकर संसद का सत्र उसी दिन शुरू किया गया था, तो अगर पहले से सोचा होता तो ये कर दिया होता, लेकिन देर से सोचा। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि संविधान तो अब विचार विमर्श के केंद्र में आ गया है। विपक्ष ने उसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया है जो रोजमर्रा का मुद्दा हो गया है। लोग सोचने लगे। मुझे ये बतलाया गया कि वह जो लाल किताब है संविधान की, लाल जिल्द वाली किताब, वह अब मिल नहीं रही है। मतलब वो आउट ऑफ
मार्केट है, और जो उसको डिज़ाइन करने वाले थे वो बहुत खुश थे कि इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। तो संविधान अब पहली बार मुझे लगता है 1949 के बाद पहली बार वो चर्चा में आया था। सीएए के खिलाफ जब आंदोलन हुआ शाहीन बाग प्रतिरोध के दौरान, और अब राजनीतिक रूप से वो पहली बार चर्चा के केंद्र में आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी इससे काफ़ी विचलित है कि उसको घोषित किया जा रहा है कि वो संविधान बदलना चाहती है, और वो इसको पलटना चाहती है कि नहीं नहीं, संविधान हत्या तो 25 जून 1975 को हुई थी। इसमें और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो जितना संविधान हत्या दिवस की बात करेगी, संविधान तो केंद्र में रहेगा ही, और लोग चूंकि आशंकित हो चुके हैं पहले ही, और वो इसलिए आशंकित हो चुके हैं कि इनके बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि हमें संविधान को बदलना चाहिए, और कम इनके से कम 4 या 5 ऐसे बाइट आए। हाँ, जिन्होंने जी। कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो अब उस डर को ये भगा नहीं सकते। अब अगर हम ये देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद संविधान की प्रति उठाई और उसको माथे से लगाया बार बार, यह बतलाने के लिए कि नहीं नहीं, मैं संविधान को मानता हूं, तो यह एक तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका है कि आप बार बार क्यों बतलाना चाह रहे हैं कि संविधान को मैं मानता हूं। इसका मतलब कुछ तो है दाल में काला। लोग ये सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद होगा, 2019 में भी जब आए थे तो उन्होंने संविधान की प्रति को माथा झुकाया था। 2014 में जब वो आए थे तो संसद में घुसने के पहले उन्होंने संसद की सीढ़ी पर मत्था टेका था। और यह सारा कुछ बहुत सांकेतिक है। मुझे हमेशा इसको देख के नाथूराम गोडसे की याद आ जाती है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारने के पहले उनके आगे हाथ जोड़ा था और माथा झुकाया था। यानी अगर ये हाथ जोड़े और माथा झुकाएं, इसका मतलब ये गोली मार देंगे उसको। तो पहले आपने संसद को खत्म किया, फिर संविधान को आपने ऐसे कानून बनाकर लगभग निष्प्रभावी कर दिया जो कानून संविधान की भावना के खिलाफ थे। वो चाहे सीए का कानून हो या दूसरे बहुत सारे कानून हो जो संविधान की भावना के विरुद्ध हैं। अब इस बार वो लाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको 2010 की याद दिलाना चाहता हूँ। 2010 ही था संभवतः, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संविधान का जुलूस निकाल दिया था। अहमदाबाद में हाथी पर संविधान की अनुकृति रखकर बड़ी सी उन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें औरतें माथे पर कलश लेके चल रही थी और वो आगे आगे चल रहे थे। हिंदी का एक मुहावरा है, किसी का जुलूस निकाल देना। जुलूस निकाल देने का मतलब है उसको खत्म कर देना। तो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी सांकेतिक रूप से जुलूस निकाल दिया था संविधान का। बाद में उन्होंने कहा कि आप लोग संविधान की क्या बात करते हैं, मैंने तो जुलूस निकाला था। लेकिन हम सारे लोग जानते हैं कि संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या रहा है। उन दिनों तो शायद फेडरलिज्म पे तवज्जो देना चाह रहे थे कि भाई फेडरलिज्म पर तवज्जो देना चाह रहे थे। और अब जो है प्रदेशों की क्या हालत है अब वो हर जगह कह रहे हैं कि डबल इंजन होना चाहिए। तो ये तो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए लोकसभा में जो कुछ हुआ वह इस लिहाज से बहुत दिलचस्प था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बिल्कुल बैकफुट पर चले गए, और अभी तक वो बैकफुट पर हैं। और संविधान हत्या दिवस की घोषणा भी इसी चीज को बतला रही है कि वो अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं, और रक्षात्मक मुद्रा में वो दिखलाना चाहते हैं कि वो हमलावर हैं, लेकिन है वो रक्षात्मक। मुझे बड़ी हंसी आई कि जिस दिन इसको घोषित किया गया है उसी दिन जो है ऐसे खबरें आई जो इस हकीकत को दर्शाता है कि भाई संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार रोज कर रही है। और जिस दिन गैजेट नोटिफिकेशन आया, 3 ऐसे घटनाएं घटी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, नाजरीन भी इसको अच्छी तरह से समझ लें। श्रीनगर में नजीर अहमद रोंगा नाम के वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन एक एसोसिएशन है फॉर्म्ड अंडर द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी करता है कि कोई भी नागरिक एक एसोसिएशन बना सकता है। लेकिन क्योंकि ये बार एसोसिएशन इन द पास्ट कश्मीर के हवाले से सरकार के
की आलोचना करती थी, तो उसके बदले में एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। और जब बार एसोसिएशन वाले अपना चुनाव होल्ड करना चाह रहे हैं ताकि वो दोबारा अपने आप को री रजिस्टर करें, तो चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, और इसी के तहत रोंगा साहब को गिरफ्तार किया गया। अब इंदिरा गांधी पे क्या इल्जाम है? आपातकाल उनका, ये हमारी आलोचना ये है कि भाई जो लोग डेमोक्रेसी के फेवर में थे, जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, उन्हीं के खिलाफ इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया। तो मोदी साहब श्रीनगर में क्या कर रहे हैं? एक शख्स जो बार एसोसिएशन का चुनाव होल्ड करना चाह रहे हैं, आपने उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको बंद कर दिया। एक ऐसा कानून जहां पे आपने कोई चार्जेस नहीं लगाने, सीधे तौर पे 6 महीने के लिए वो अंदर बैठेगा। तो ये हो गया इंदिरा गांधी का मीसा, जहां पे विदाउट एनी कोई चार्ज हो, कोई सबूत ना हो, आप उसको किसी को पकड़ के गिरफ्तार बंद कर कर दें। जेल में डाल और सकते। दूसरी खबर ये आई उसी दिन की, भाई महाराष्ट्र सरकार, जो का एनडीए सरकार है, जहां पे बीजेपी और शिवसेना, शिंदे ग्रुप और अजीत पवार वाला जो एनसीपी ग्रुप है, उनका एक गठबंधन है, वो भी अब महाराष्ट्र में पीएसए टाइप का कानून लाना चाह रहे हैं, जहां पे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल घोषित करेगा, और पुलिस बड़ी आसानी से लोगों पे इल्जाम लगा सकता है कि भाई आप किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में काम कर रहे थे, भले ही आपको जानकारी हो या ना हो, तो आपकी गिरफ्तारी जो है विदाउट बेल आपकी हो जाएगी। तो ये भी एक मीसा टाइप का कानून है जो ये लोग बना रहे हैं। और जो है तीसरा, एक उसी दिन को खबर आई कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक न्यूज़ चैनल पे बैन लगा दिया था, क्योंकि वो रवन्ना केस को लेके काफ़ी रिपोर्टिंग कर रहा था जो बीजेपी को पसंद नहीं है। तो शायद किसी ने केस किया होगा, हाई कोर्ट ने चैनल को पे बैन लगा दिया। चैनल जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बैन के पक्ष में कौन खड़े होते हैं? हिंदुस्तान मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको टोका कि भाई ये आप बैन के फेवर में कैसे हो सकते हैं? चैनल तो सिर्फ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल मोलेस्टेशंस जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, इसकी न्यूज़ वो देना चाह रही, तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं? तो मीडिया सेंसरशिप, टेकिंग अरेस्टिंग पीपल हू आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे-ऐसे काले कानून जो है पारित करना जिससे आप बड़ी आसानी से लोगों को पकड़ सकते हैं। अगर ये इंदिरा गांधी के आपातकाल का एक अहम हिस्सा था, तो नरेंद्र मोदी के कालकाल में तो रोज हो रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रक्षात्मक तो हैं ही ये लोग, लेकिन बेवकूफ भी हैं, क्योंकि हर रोज जो है लोगों को ये लोग, मतलब लोगों को याद दिला रहे हैं कि संविधान की हत्या हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि जितना संविधान का नाम लेंगे, उतना लोगों का ध्यान संविधान पे जाएगा, बना रहेगा। और संविधान पे बने रहने का मतलब है संविधान के भीतर जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों के बारे में वो और से ज़्यादा सोचते रहेंगे। और वो ये देखेंगे कि इन अधिकारों की कटौती या उन अधिकारों पर हमला या सरकार बिना कोई आपातकाल लाए कैसे सामान्य तरीके से किए जा रही है। तो यह चीज़ भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही जाने वाली है। जी, जैसा वो सोच रहे हैं उसके ठीक उल्टा होने जी। वाला है। और हर कोई कह रहा है कि ये अघोषित आपातकाल है, और इसके अलग-अलग जो पहलू हैं, लोग, मतलब लोगों को अच्छी तरह समझ आ रहा है कि इफ इट्स अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स या और भी इसके जो अलग-अलग चीज़ें हैं, लोग देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपातकाल संविधान की हत्या अगर हो गई होती तो संविधान तो खत्म हो गया होता। इंदिरा गांधी ने आपातकाल का बिना समर्थन किए यह कहा जा सकता है कि 1977 में उन्होंने जेल से सारे लोगों को आज़ाद कर दिया और पूरा चुनाव एक स्वतंत्र माहौल में हुआ। लेकिन यदि आप 2024 के 24। चुनाव को देखेंगे तो यह चुनाव सारे विपक्षी दल का हाथ पांव बांध कर यह चुनाव जी, किया गया और उन पर हमला करते हुए किया जी, गया। ये सारे लोग देख रहे जी, थे। जी, कुछ लोग इससे खुश थे, लेकिन ज्यादातर लोग इससे चिंतित थे जी, और इसीलिए जो नतीजा आया वह नतीजा आया। और अगर जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सरकारी तंत्र ने बेईमानी नहीं की होती और अगर मीडिया ने निष्पक्षता से काम किया होता तो नतीजा दूसरा हो जी, सकता था। जी। अपूर्व जी, संविधान के अलावा एक और शब्द है जो पिछले महीने में डिबेट में आ रहा है, और वो है शब्द हिंदू। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे से हिंदू को केंद्रित करते हुए अपना जो है सियासी गेम खेला है। एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की गई, और बहुत सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत सारे जो
या अगर हम वायलेंस की बात करें, नफरत फैलाने की बात करें, तो ये हिंदू के नाम पे, हिंदू हिंदू नाम, हिंदू धर्म को इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपना दुकान चला रहे थे। मुझे याद है इसी प्रोग्राम के दौरान 4-5 बार जब जब अलग-अलग इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आपका हमेशा ये कहना था कि भई हिंदुस्तान का हिंदू चुप क्यों है? हिंदुस्तान के हिंदू का भी एक एक फर्ज़ बनता है कि वो अपनी आवाज़ उठाएँ। दिलचस्प बात ये है कि पार्लियामेंट के इस सेशन में शायद पहली दफ़ा हमने देखा एक बहुत आक्रमणात्मक तरीके से किसी विपक्षी नेता ने भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया, ये कह के कि भई हिंदू धर्म की रक्षा हम करेंगे, आप हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो वक्तव्य या उनका जो स्पीच था, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? कितना इफ़ेक्टिव था? क्या इसी चीज़ की ज़रूरत थी इंडियन पॉलिटिक्स में? और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया को भी देख के आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? ये मसला काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि हम सारे लोग ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति में आप जैसे ही लाते हैं वो बहुत ही नाजुक मसला जी। बन जाता है। लेकिन अब तो हम ये जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से, खासकर 10 वर्ष अगर हम देख लें, तो हिंदू धर्म अब अपने आप में राजनीतिक मसला है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो राजनीतिक मसला नहीं है, हुँ, क्योंकि सारा कुछ हिंदू धर्म के नाम पर किया जा रहा है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर बनाया गया और उसमें तथाकथित प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको धार्मिक कार्यक्रम बतलाया गया, है ना? जबकि था एकदम पॉलिटिकल। हाँ, वह हाँ। राजनीतिक कार्यक्रम जी। था और उसको हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों ने धार्मिक माना। उसी तरह हिंदू धर्म के जितने त्योहार हैं, उन त्योहारों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। वो चाहे रामनवमी हो या वो कांवड़ यात्रा जो हुँ, अब शुरू होने वाली है वह हो। कांवड़ यात्रा में भगवा के साथ तिरंगा झंडा अब सामान्य तौर पे देखा जाता है और वह तिरंगा झंडा का मतलब है राष्ट्रवाद। तो इसका मतलब हिंदू धर्म का राष्ट्रवादीकरण हो चुका है और राजनीतिकरण हो चुका है। तो ये एक राजनीतिक मसला है, जो हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए जी। और हर राजनीतिक पार्टी को अपने ढंग से उस पर बात करनी चाहिए। हम हमारा इससे मतभेद हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या उन्हें वैसे करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी एक तरीका खोज रहे हैं कि वे हिंदू धर्म के इस राजनीतिकरण का विरोध कर सकें हुँ, और ये उन्होंने इस बार संसद में बहुत ही आक्रामक तरीके से किया और वह इतना आक्रामक था कि नरेंद्र मोदी को उठना पड़ा, अमित शाह को उठना पड़ा, बार-बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उठना पड़ा और नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में उसको विकृत करने की, डिस्टॉर्ट करने की वहीं पर कोशिश की। तो पूरे देश ने देखा कि ये आदमी आँख के आगे कैसे किसी चीज़ को झुठला रहा है। यानी जो बात राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, वो उसी क्षण कैसे कह रहा है कि यह बात ये कह रहे हैं। हुँ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया गया कि हिंदू धर्म का आप राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वह नहीं करने दिया जाएगा। इसमें प्रश्न ये नहीं है कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने जो जिस बात को केंद्र में वो ला रहे थे बार-बार, और वह था कि हर धर्म अभय की बात करता है। और ये बहुत दिलचस्प था हुँ। कि वे ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर धर्म एक सार्वजनिक चीज़ है और धर्म को आप राजनीति में लाना चाह रहे हैं, तो धर्म की केंद्रीय बात है अभय। कि आप खुद मत डरिए डरो और मत, किसी को डराओ मत। डरो मत और डराओ मत। जी। ये राहुल गांधी ने एक तरह का नारा बना लिया है, डरो मत, डराओ मत। और ये बहुत दिलचस्प है कि धर्म का अगर केंद्रीय संदेश है डरो मत, डराओ मत, लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि कुछ मुसलमान धर्म गुरुओं ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और कुछ सिख धर्म गुरुओं ने भी कहा कि आप हमारे गुरु नानक देव के का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन इस बात से कौन धर्म इनकार करेगा कि अभय केंद्रीय शब्द है। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। राहुल गांधी जिस चीज़ को एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक तरफ अभय है और दूसरी तरफ गुंडागर्दी है। जी। तो आप किस तरफ रहना चाहते हैं? और पहली बार हिंदू धर्म पर शायद एक राजनीतिक बहस भी शुरू होगी और हुँ। सामाजिक बहस भी शुरू होगी।
इस मामले में तो राहुल गांधी सफल हो गए। मैं फिर कह रहा हूं कि यह काफी नाजुक और तलवार की धार पर चलने जैसा है कि क्या आप मुख्य रूप से खुद को सिर्फ हिंदू बतलाना चाहते हैं और इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या आप जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं उन पर कभी बात नहीं करेंगे, या आप ऐसा मान रहे हैं कि अभी तापमान इतना बढ़ चुका है कि उस तापमान को पहले नीचे लाने की ज़रूरत है और ठंडा करने की ज़रूरत है, और हिंदुओं का दिमाग खासकर उसमें इतना घालमेल हो चुका है कि जब तक हिंदुओं के दिमाग को हम एक खास बिंदु पर तापमान पे न लाएं तब तक उनसे बात शुरू नहीं हो सकती है। ये सारे प्रश्न हो सकते हैं, जो मैं मानता हूं कि जायज़ प्रश्न हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इनका कोई उत्तर नहीं है। जी जी और भारतीय जनता पार्टी अब यह कह के नहीं निकल सकती है कि ये हिंदू विरोधी हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कोई इसको मानने को तैयार जी नहीं है। कोशिश तो खूब किया गया। उसी दिन मोदी साहब ने कहा पार्लियामेंट वहीं में, पर कहा। बिल्कुल, और उसके बाद उसी रात को जो बड़े गोदी चैनल हैं उन्होंने सब इस दिशा में डिबेट खींचने की कोशिश की, लेकिन आम जनता में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उन भ्रम जो है चैनल्स में पैदा भी कर मुझे पाए। बतलाया गया कि मैं टीवी नहीं देखता हूं, लेकिन क्लिप्स जो लोगों ने भेजे कि चैनल्स भी मजबूर हुए ये दिखलाने को कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कह रहे थे। राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे थे, क्योंकि अब ये संभव नहीं है सोशल मीडिया के इस ज़माने में। आपने पर्ज भी कर दिया, आपने हटा भी दिया, एक्सपंज कर दिया, लेकिन वो वीडियो चारों तरफ घूम रहा है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं, इशारा करके, कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा करते हैं, और उनका इशारा भारतीय जनता और पार्टी जब का है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी आप पूरा हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं आरएसएस है, नहीं है। आरएसएस नहीं, ये तो बहुत मुझे लगता है कि बल्कि मोदी ने एक जो अंग्रेजी में कहते हैं कि सेल्फ गोल, अगर मोदी खड़े नहीं होते और वो तो दावा नहीं करते तो ये बात नहीं कही जाती। इतनी स्पष्ट तरीके से जिस बात सवाल मतलब जिसको राहुल गांधी ने उठाया पार्लियामेंट में, शायद वो बात नहीं कही नहीं जाती। नहीं कही गई बिल्कुल। होती। तो इसलिए अब इस पर मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदू समाज में इस पर बहस होगी, और जो हमारी चिंता रही है पिछले कई वर्षों से हम सारे लोगों की, कि हिंदू समाज का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उस रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध अब वो अपनी मानवीयता की, यानी अब खुद को ह्यूमनाइज करने की तरफ जी बढ़ेगा। जी अपूर्व, बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान पे हमने बात किया, हिंदू धर्म और हिंदू के सवाल पे बात किया, और मनुस्मृति पे बात किया। मुझे लगता है कि तीनों चीज़ों को लेके डिबेट तो है ही, लेकिन साथ-साथ जो सियासी लेवल पर नज़र आ रहा है वो ये कि बीजेपी जिस आसानी से इन चीज़ों को इस्तेमाल करता था अपने पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी खुद अब इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि वो ज़माना बदल गया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन रिजल्ट ने रोल प्ले किया, लेकिन इससे ज़्यादा देश के अंदर जो हालात हैं, जो लिव्ड एक्सपीरियंस है जनता जनार्दन का, इसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो आप आज हमारे साथ यहाँ पे आए, इस पे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और नाजरीन, हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, द वायर को देखते रहिए, और जितनी हैसियत हो, जितनी क्षमता हो, आप आर्थिक मदद भी वायर को कंटिन्यूसली देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।